Welcome to all the aspirants on my YouTube channel साहिबजादा शहरियार शाहीन GK means General Knowledge Teacher. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेन मकसद जो है अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स, पुलिस, सब इंस्पेक्टर वगैरह जो कुछ भी है, पटवारी वगैरह, उनके लिए पढ़ाना है। तो क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स जो आगे पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया सर कि काफ़ी समय हो गया है कि हमने साइंस छोड़ दिया। मतलब कहने का था कि उन्होंने ग्रेजुएशन है या मास्टर्स जो है वो आर्ट्स में की हुई है, तो उनको साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जब आप केमिस्ट्री को उठाओगे तो आपने बिल्कुल एटम से शुरुआत करना, हमें बेसिक चीजें ताकि थोड़ी समझ आ जाए, फिर जाके हम जो है आगे कुछ भी जो थ्योरीज है, लॉज है, कुछ भी वो तभी हम समझ सकते हैं जब हमें बेसिक चीजें पता होंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री को यहीं से शुरू करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कोई मास होता है, कोई भी चीज जिसका कोई मास होता है और यानी जिसका कोई वजन है, यानी मास है। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, ठीक है। एंड जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस जिसका क्या होता है, कोई मास होता है और जो कोई जो है स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब है जगह घेरना। तो आप जानते हैं कोई भी चीज जो है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मेरे हाथ में ये जो पेन है इसका भी कुछ ना कुछ मास है और ये भी ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहे, यानी इतनी जगह घेरे, जितना इसका साइज है इतनी जगह ये घेरे, तो ये भी एक मैटर है। ये जो बोर्ड है ये भी एक मैटर है। जो भी आपको अपने आसे पासे में कोई भी चीज, यहां तक कि छोटी सी छोटी चीज जो है वो मैटर है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री में हम मैटर की ही स्टडी करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर, कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। अब एटम से तो मिलकर बनता है, लेकिन एटम क्या चीज है? चलो हम सबसे पहले एटम को समझते हैं। देखो जो ये वर्ड एटम है ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक भाषा जो है, एंशिएंट भाषा जो है, ग्रीक कंट्री की जो भाषा है तो उसको ग्रीक भाषा कहा जाता है। तो एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से निकला है। जो एटम लफ्ज है वो कहां से निकला है? वो ग्रीक वर्ड एटॉमस निकला है। अब ये एटॉमस जो है ये एक अलग प्रीफिक्स है और ये जो है टॉमस जो है ये अलग प्रीफिक्स है। तो एक ग्रीक भाषा में ए का मतलब है, ग्रीक भाषा में ए का मतलब है नॉट और टॉमस का मतलब है कट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि एटम जो है वो किस भाषा का लफ्ज है, वो ग्रीक भाषा का लफ्ज है। तो एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। किस ग्रीक वर्ड से? एटॉमस से, जिसका मतलब जो प्रीफिक्स ए यहां पे है उसका मतलब है नॉट और टॉमस का मतलब है कट। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो बन गया नॉट कट। इट मींस एक ऐसी चीज आपके पास इतनी छोटी है जिसको आप मजीद तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको आप मजीद काट नहीं कर सकते हैं। तो एटम आपके पास एक ऐसा सबस्टेंस है, इतना छोटा पार्टिकल है, आप उसको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। यानी इतना छोटा है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, काट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम एटम को मिलाकर, एटम का मतलब अब यहां से क्या निकला? नॉट कट का मतलब है एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या है? इनडिविजिबल है। क्या है? इनडिविजिबल, यानी इतना छोटा है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब हमें ये पता चला कि एटम जो है मैटर की वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी एटम एक ऐसी चीज है जो इतनी छोटी है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं व्हाट इज एटम इन ए मैटर, द एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी मैटर के अंदर जो एटम क्या है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी इतना छोटा है कि आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये था एटम का बेसिक मतलब। अब मैटर में अब जो हमारे पास जो एटम है वो क्या है, तो चलो हम इसको देखते हैं। तो एटम हमारे पास क्या है, एटम इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज स्ट्रक्चरल, STRUCTRUAL। तो एटम क्या है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए मैटर है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैटर है वो जो है वो एटम से ही मिलकर बनता है। यानी एटम क्या है, एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना छोटा है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आगे मजीद उसको आप तोड़ नहीं सकते, उतना छोटा है। और फिर उतने ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है ये आपका मैटर बनता है। यानी इसका मतलब है जब जो ये एटम ही मिलकर जो है वो आपके किसको बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं एटम इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यानी इसका मतलब है मैटर की जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे बेसिक चीज जहां से वो मैटर बनना शुरू किया है वो क्या है, वो एटम है। जिस तरह से हम कहते हैं हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल से मिलकर बनी हुई है, उसी तरह से कोई भी जो मैटर है वो मिलियंस ट्रिलियंस के एटम से मिलकर जो है बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एटम का जो है वो डेफिनेशन समझ आ गई कि एटम क्या चीज होती है। फिर हम आगे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम डेफिनेशंस क्लियर कर रहे हैं, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। तो इतना मैं आपको बता दूंगा कि जो अब कुदरती बात है, जो आपके पास एटम होता है तो इतना सारा है कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि कोई भी मैटर है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कहने का मतलब ये क्या कि कोई भी मैटर है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, वो एटम से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह मैंने कहा कि हम कहते हैं हमारी बॉडी जो है उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल मिलकर बनता है, उसी तरह से कोई भी मैटर जो है उसमें मिलियंस ट्रिलियंस जो है तादाद में एटम्स मिलकर जो है वो मैटर हमारा बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट होगा कि इंडिविजिबल पार्टिकल होगा। तो उन्हीं इंडिविजिबल पार्टिकल्स को मिलाकर वो मिलियंस और ट्रिलियंस में मिलते हैं तो एक मैटर जो है अपनी शक्ल इख्तियार करता है। तो ये था जो है एटम। अब कुदरती बात है, एटम इतना छोटा है कि आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यानी मैंने पहले ही कह दिया कि ये एटॉमस से निकला है, जिसका मतलब नॉट कट, यानी जिसको आप आगे कट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इंडिविजिबल भी बोलते हैं, यानी जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उतना छोटा वो पार्टिकल है। लेकिन कुदरती बात है जितना भी छोटा पार्टिकल हो वो भी तो किसी न किसी चीज से मिलकर तो बना होगा। जितना भी छोटा पार्टिकल है वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। अब जो एटम जिनसे मिलकर बना है उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये दरअसल एटम के जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। फिर होता है हमारे पास प्रोटॉन्स, और ये जो होते हैं किसी भी एटम के जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और फिर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन्स, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के, यानी ये कोई भी चार्ज पोजेस नहीं करते हैं, ना इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए हमारा जो एटम है, एटम जिनसे मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स
कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें हम प्रोटॉन्स आते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स आते हैं। जिस तरह से मैं आपको कहूंगा कि अब हमें थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको बताऊंगा, अब हमें एटम को बड़ा करके जो है, एटम तो उतना छोटा है कि हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी मैटर का उतना सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप मजीद तोड़ नहीं सकते वो आपके पास एटम है। लेकिन चूंकि अगर हमने एटम को स्टडी करना होगा तो हमने एटम को बड़ा बना के जो है यहां पे पेश करना होगा ताकि हम उसकी स्टडी, जैसे हमें क्या करा जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जब हम 11th 12th में लेबोरेटरी करते हैं तो हमारे को वहां पे सेल दिखाया जाता है। सेल भी तो एटम की तरह होता है, जो सबसे हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उतना छोटा होता है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है लेबोरेटरी में उसको बड़ा करके देखते हैं ताकि हम उसकी स्टडी कर सकते हैं कि सेल में कहां पे क्या क्या है। वैसे ही हम जो है जब हम एटम को बड़ा करके देखेंगे तो एटम जो होगा, हम एटम को ऐसे बनाते हैं, देखो ये आ गया एटम का जो सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। इसको हम पहले वाले शेल को जो है के का नाम देते हैं, दूसरे वाले शेल को एल का नाम देते हैं, इस तरह से एम, इस तरह से एन, ठीक है ना। तो यहां पे जो एटम की इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है, जब हम उसको बड़ा करके देखते हैं, जब हम एटम की स्टडी करते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको पहले कह दिया कि सेल तो कितना छोटा है जिस तरह से हमारे पास एटम होता है, लेकिन लेबोरेटरी में जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ये इसको जो है बड़ा करके हमें जो है वहां पे जो है दिखाया जाता है ताकि हम उसकी क्या कर सके? स्टडी कर सके। उसी तरह से एटम को जब हम बड़ा, ये थोड़े मुझे ज्यादा लाइन कार्बन ये समझो गोलाई में आपने लेनी है, तो अब जो है एटम का जो ये सेंटर है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए द सेंटर ऑफ एन एटम इज नोन एज, आपने लिखना है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में जो होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये भी आपका आ जाए द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ, इसका मतलब होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो पजेस करते हैं पॉजिटिव चार्ज, वेयरएज न्यूट्रॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो पजेस करते हैं जो जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, न पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इन शेल्स में, इन शेल्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है। इन शेल्स को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो शेल नंबर जो न्यूक्लियस से पहले नंबर पे जो शेल आता है उसको हम के का नाम देते हैं। के को आप जो है वो 1 भी लिख सकते हैं, शेल नंबर 1। एल को इस तरह से शेल नंबर 2 भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन शेल्स में जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अपने अपने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यानी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज में जो आपको बताने जा रहा हूं, जो आपने नोट करनी है, वो ये है कि देखो ये जो न्यूक्लियस आपको छोटा सा दिख रहा है, न्यूक्लियस जो होता है वो, न्यूक्लियस जो होता है एटम के मामले में जो होता है वो बहुत जो है छोटा होता है। एटम के मामले में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। यानी अगर आप 11th की एनसीईआरटी में दिया है कि जो न्यूक्लियस, जो एटम होता है, एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। किसका? एटम का। जबकि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻15 मीटर। अब रेडियस क्या आ गया? जैसे कोई गोलाई में ये चीज है तो ये आ गया सेंटर, सेंटर से एक लाइन मारो, इसको जोड़ो तो वो इसका रेडियस, जैसे सर्कल में रेडियस कहलाता है। उसी तरह से एटम का रेडियस क्या होता है? एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, वेयरएज न्यूक्लियस का जो
जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतना छोटा जो होता है वो आपका जो होता है न्यूक्लियस। अच्छा, एक अंदाजा मैं आपको दूंगा 10⁻10 मीटर की हम एक वैल्यू सीधी निकालते हैं ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि एटम कितना छोटा है। उसके बाद आपको यह भी अंदाजा हो जाए कि न्यूक्लियस जो है वो कितना छोटा है। तो रेडियस किसका मैं बता रहा था आपको, एटम का रेडियस। अच्छा देखो, एटम का रेडियस कितना होता है ये भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एटम का जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10⁻15। ये थोड़ा बहुत मैं आपको अंदाजा दे दूंगा कि कितना छोटा होता है। एटम का रेडियस क्या होता है 10⁻10 मीटर। देखो अब जो 10 के ऊपर जो पावर है ना ये माइनस में है, तो मुझे इसको प्लस करने के लिए 10 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल 10 का आएगा 1/10। ये आपको मैथ्स में भी पूछा जा सकता है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2, 3 का 1/3, 10 का 1/10। तो 10 जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये जो 10 के ऊपर माइनस वाली पावर थी ये बन जाएगी प्लस, तो -10 का क्या बन जाएगा +10। तो आगे यूनिट क्या है मीटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब जरा इसको करो 1/1 यानी ये जो हमारे पास 10 है, 10 के आगे जो है आपने 10 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं 10। मीटर, यानी देखो कितनी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यानी एक के आपने इतने पार्ट्स किए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। गोया कि 1 मीटर के आप 10 अरब जो है हिस्से करते हैं। 1 मीटर के 10 अरब। देखो यहां पे वैल्यू है ना यही 1/10⁻10। तो 10 के आगे 10 जीरो आ जाएंगे, तो मैंने वही 10 लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है एक के आपने कितने टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं। तो फिर जाके वो आपको किसका रेडियस देखने को मिलता है, वो जो है एटम का रेडियस होगा। फिर न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, अब 10 के आगे जो थे वो 15 जीरो, क्योंकि जो न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर है, तो 15 जीरो और 5 जीरो लगा दो। तो यानी इसका मतलब है आपने ये देखो कितना छोटा हो गया, यानी 1 के इस वक्त आपने इतने टुकड़े कर देने हैं। 1 मीटर की इतने जब आप पार्ट्स करोगे तो जो सबसे छोटा पार्ट समझो जो मिलेगा वो होगा आपके न्यूक्लियस का वो रेडियस होगा। तो उतना छोटा न्यूक्लियस जो हमारा होता है। तो ये चीज मुझे आपको यानी समझ आ गई कि ये कितना छोटा होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और ये जो हमारे पास जो यानी रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस। तो और एक चीज यहां पे मैं आपको ये बता दूंगा कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ये, हाँ, और अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि देखो ये जो है ये न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का सेंटर होता है, और एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड किस पे होता है, न्यूक्लियस पे। एटम का जो मास है, एटम का जो वजन है वो मैक्सिमम किस पे सेंटर होता है, न्यूक्लियस। और किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि उसका मास जो होता है वो सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड होता है। फॉर एग्जांपल हमें एक इतनी सारी मुझे जो है लकड़ी दी जाती है बड़ी सी, तो जब मैं उसको उठाऊंगा मुझे पूरा उठाना, तो मैं सेंटर से उठाऊंगा उसको, न कि आसे पास से। क्या इधर से उठाऊंगा साइड से वो उधर गिर जाएगा, इधर से उठाऊंगा उधर। तो हम उसको क्या करते हैं सेंटर से उठाते हैं। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड उसके सेंटर पे होता है, और इस तरह से एटम का भी मास कंसंट्रेटेड किस पे है, न्यूक्लियस पे है। तो मुझे उम्मीद है कि एटम के बारे में आपको बेसिक चीजें, मैंने एटम का बेसिक मीनिंग भी बताया कि कहां से निकला है और इसके मतलब क्या है, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं वो कहां पे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ये आपने याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कुछ रिवॉल्व करेंगे, एल में, एम में, एन में, और उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर ये 9th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं जानना चाहता हूं कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2n स्क्वायर फार्मूले को मैंने पकड़ना है। तो 2n का मतलब है नंबर, शेल कौन सा है, पहला मैं ले रहा हूं ना, n तो 1 है, यानी k 1 है ना, तो n यहां पे क्या आएगा 1, तो 1 का यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 दूना दूना, यानी इसका मतलब है पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं,
पहले वाले शेल में 2 करते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे वाले शेल में कितने रिवॉल्व कर रहे होंगे, दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर फार्मूला मेरे पास है। 2n इंटू में n क्या है, n तो दूसरा शेल है, n का मतलब है शेल कौन सा है, अगर पहले वाला शेल है k है तो इसका मतलब है k यानी n 1, क्योंकि k जो होगा वो पहला शेल होगा, l जो होगा वो हमारा वो दूसरा शेल होगा, m जो होगा वो हमारा तीसरा शेल होगा, n जो है हमारा चौथा शेल होगा। तो वही वैल्यू आपने लिखनी है। अब मेरे पास n पहले था पहला शेल, तो n की जगह मैंने 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर आ गया था। यहाँ पे अब मेरे पास n जो है वो दूसरा शेल है तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है दूसरे वाले शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपको कहा जाएगा कि by using which formula we can use the number of electron in the different shells of an atom, so आपको पता होना चाहिए this is the formula which help us to calculate the number of electrons present in the different shells of this atom। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, शेल पहला है तो आपने n वहां पे 1 लगाना है, शेल दूसरा है तो 2, शेल तीसरा तो 3, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप मालूम कर सकते हैं। तो ये एटम के बारे में बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब हम आगे जो जाते हैं वो हम एलिमेंट पे जाते हैं। अच्छा, हमारा एटम हो जाता है कंप्लीट, अब जाते हैं हम एलिमेंट पे। अब एलिमेंट क्या चीज है, देखो ये जो है हमारे पास है एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो सबस्टेंस एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो किससे मिलकर बना होगा, सेम काइंड्स ऑफ एटम से, सेम काइंड्स ऑफ एटम। ए सबस्टेंस एक ऐसा सबस्टेंस विच इज फॉर्म्ड, जो बनाया जाएगा या जो बना है बाय द कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हैं, या बाय द केमिकल बॉन्डिंग। किसकी केमिकल बॉन्डिंग से, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। आप ये भी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सबस्टेंस विच इज फॉर्म्ड, जो बना है किससे, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द, आप लिख लेना, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। या आप सिंपल में ये भी लिख सकते हैं, सबस्टेंस विच इज फाउंड बाय द सेम काइंड्स ऑफ एटम, यानी वो सबस्टेंस जो किससे बना है, जो सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। अगर एक ऐसा सबस्टेंस जो सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम एलिमेंट कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, गोल्ड, गोल्ड जो है, गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स होते हैं, गोल्ड में और किसी दूसरे सबस्टेंस के एलिमेंट नहीं होते हैं, ये एटम्स नहीं होते। इसलिए हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, हम लिखते हैं एलिमेंट ए प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट को हम एक प्योर सबस्टेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस एलिमेंट के अंदर अपने ही काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें दूसरे सबस्टेंस के एटम मौजूद नहीं होते हैं। अगर गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के ही एटम्स हैं, अगर आयरन है तो उसमें आयरन के ही एटम्स हैं, अगर जो हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के ही एटम्स हैं, इसीलिए उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गई। यहां पे मैंने गोल्ड की एग्जांपल दी, आयरन की एग्जांपल दी, मैंने यहाँ पे पोटेशियम की एग्जांपल यहाँ पे दी। तो इनको एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सबस्टेंस है उसमें अपने ही जो है उसके एटम्स, अपने ही काइंड्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखो अगर मैं गोल्ड लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, अगर मैं गोल्ड लेता हूं AU, ठीक है ना, क्योंकि गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, AU है। तो गोल्ड में जो मेरे पास गोल्ड का जो सबस्टेंस होगा, यानी जो गोल्ड के जो मेरे पास चीज है, उस गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं। उस गोल्ड में किसके एटम्स हैं, सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं। उस गोल्ड के अंदर जो है यहां पे आयरन के एटम्स नहीं है, उस गोल्ड के अंदर दूसरे किसी सबस्टेंस के एटम्स नहीं है। इसलिए एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें अपने ही सिर्फ एक काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, उस सबस्टेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड में
गोल्ड के ही एटम्स पाए जाते हैं, सेम काइंड्स ऑफ एटम, अपने ही एटम्स उसके। आयरन है तो आयरन में उसको अपने ही एक ही किस्म के आयरन एटम्स पाए जाते हैं। उस तरह से ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के ही एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वहां पे पाए जाते हैं, बाकी किसी दूसरे सबस्टेंस के इसमें एटम पाए नहीं जाएंगे, इसीलिए ये एक एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट इज नोन एज प्योर सबस्टेंस। Why element is known as pure substance? क्योंकि एलिमेंट के अंदर अपने ही काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, अपने ही उसके एटम्स होते हैं, उस सबस्टेंस के अंदर किसी दूसरे मटेरियल के एटम्स नहीं आएंगे। इसलिए एक ऐसा सबस्टेंस जिसके अंदर जो है सेम काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उस सबस्टेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। आपके पास एग्जांपल है गोल्ड, आपके पास एग्जांपल है आयरन, या पैरियोडिक टेबल में जो आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। उनको हम क्यों कहते हैं एलिमेंट्स? क्यों? क्योंकि उनमें जो हर एक सबस्टेंस अलग अलग है, उसमें हर एक में अपने अपने ही काइंड, यानी हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, हीलियम में हीलियम के ही हैं, यानी हाइड्रोजन में हीलियम के नहीं, या हीलियम में हाइड्रोजन के एटम्स नहीं पाए जाते हैं। हर एक सबस्टेंस में अपने अपने काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। इसलिए जिस भी एक सबस्टेंस में अपने ही सेम काइंड्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, न कि दूसरे सबस्टेंस के एटम पाए जाते हैं, न कि दूसरे सबस्टेंस के एटम पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिर्फ अपने काइंड्स ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो वो सबस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगा? वो सबस्टेंस हमारे पास जो है वो एलिमेंट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एलिमेंट की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मिली, ए सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सेम काइंड्स ऑफ एटम, यानी एक सबस्टेंस जो किससे बनता है? सेम काइंड ऑफ एटम। या आप ये भी लिख सकते हैं यहां पे, ए सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन CHEMICAL, केमिकल, COMBINATION, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम से जो सबस्टेंस मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। उम्मीद है कि आपको एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई। अब यहां पे हमारे पास एलिमेंट के बाद कौन सा सबस्टेंस आता है? दूसरा, उससे ऊपर आता है हमारे पास कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? बिल्कुल देखो इजी डेफिनेशन। जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करते हैं, या हम उनकी केमिकल रिएक्शन करते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, फिर उन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, जो आगे हमें नया सबस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा कंपाउंड। इससे हमें पता चला, अभी हमने जो एलिमेंट पढ़ा था, अब हमने वहां पे एक एलिमेंट लिया था, है ना? अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम केमिकली कंबाइन करेंगे, उनको जब हम उनकी केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो नया सबस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा, उस सबस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? उस सबस्टेंस को हम बोल देंगे कंपाउंड। इसलिए कंपाउंड क्या है? केमिस्ट्री में कंपाउंड एक ऐसा मैटर होगा, केमिस्ट्री में कंपाउंड एक ऐसा सबस्टेंस होगा जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। ए सबस्टेंस, कंपाउंड एक सबस्टेंस है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है किससे? बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। तो सबसे पहले देखो, अब वाटर कंपाउंड कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो H2O, देखो पहले आप 2 को छोड़ दो, आप H और O पे नजर आपने रखनी है, क्योंकि H2O जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ये मॉलिक्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको, ये 2 कहां से आया, क्यों आया, और O माननी क्यों है, वो दूर की बात है। लेकिन आपने जो फोकस करना है यहां पे हाइड्रोजन पे, तो देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसी तरह से O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी क्या है? केमिकली कंबाइंड है। अब जब दो एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड। दैट इज व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड। उसी तरह से CO2, मैंने आपको क्या बताया? आपने 2 पे नजर नहीं रखनी है, क्योंकि जब मैं आपको मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा ये 2 क्या है और यहां पे C1 नहीं समझो क्या है।
वो मैं उधर बताऊंगा। लेकिन आप ये देखो कि देखो यहां पे कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है, और यहां पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट जब कंबाइन टुगेदर हो गए, दो एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंपाउंड कहते हैं, न कि एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से तीसरी एग्जांपल है यहां पे अमोनिया NH3। देखो 3 को छोड़ो, अभी जब मैं मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका दूर कर दूंगा, ये 3 क्यों है। ठीक है। तो यहां पे आप देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, आपको पता ही है। और उसी तरह से यहां पे हाइड्रोजन यानी H है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो देखो यहां पे दो एलिमेंट मिल गए। जब दो एलिमेंट कंबाइन टुगेदर होते हैं, वो हमारा जो नया सबस्टेंस जो अमोनिया होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कंपाउंड होगा। इसका मतलब हमें पता चला जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, वो एक नया सबस्टेंस बनाते हैं। उस नए सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस नए सबस्टेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपाउंड जो है वो समझ आ गई। सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाओ तो आपके पास जो नया सबस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, कंपाउंड। चलो अब हम जो है वो मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेशन जो है वो ये है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये ग्रुप है किन का ग्रुप है और कितने का ग्रुप है, ये ग्रुप है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का। अब वो एटम 2 या 2 से ज्यादा जो एटम्स का ग्रुप होगा, चाहे वो सेम एलिमेंट्स के एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो। डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब आ गया कंपाउंड के हो, है ना, यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप। अब वो जो एटम्स का जो ग्रुप है, चाहे वो ग्रुप जो है वो किन एटम्स का हो, चाहे वो एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स का हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप हो। डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब आ गया कंपाउंड का एटम्स का ग्रुप हो, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड। इसलिए क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या है, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप। अब एटम्स जो होंगे वो सेम एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कंपाउंड, क्योंकि हम जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता था, कंपाउंड। जब हम इन ग्रुप ऑफ एटम्स को कंबाइन करते हैं, चाहे एटम सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, जब हम कंबाइन टुगेदर करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। देखो हम लिखते हैं फार्मूला H2। हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, H2। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन क्या है, H क्या है, एक, यानी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। लेकिन देखो ये हाइड्रोजन H2 क्यों है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, यहां पे जो हाइड्रोजन एलिमेंट है H2 इसको लगा, इसका मतलब है 2 एटम्स हाइड्रोजन के, जब 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल। क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट। तो यानी कहने का मतलब है चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो इस तरह से एटम्स की ग्रुपिंग में डिवाइड होता है। एक ग्रुपिंग एटम की 2, 3, 4, 5, 6 मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, इस तरह से वो आपको पूरा या एलिमेंट मिलेगा या इधर कंपाउंड भी मिल सकता है। ठीक है ना। तो H2 वैसे ही जो है दूसरा है O2। अब O क्या है, O का मतलब है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो तो एक एलिमेंट है। अब देखो यहां पे O2 का मतलब यह है कि भाई 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर, 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, यानी जब 2 एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन यानी O का क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, 5वां मॉलिक्यूल, 6ठा मॉलिक्यूल, 7वां, मिलियन, ट्रिलियंस वगैरह वगैरह, और आपका O2 जो है वो पूरा तैयार हो जाता है।
तो ये आ गया हमारे पास, देखो डेफिनेशन ही मैंने बताया ना, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। देखो यहां पे भी 2 एटम्स का ग्रुप बना, यहां पे भी 2 एटम्स का ग्रुप बना, लेकिन ये एटम किसके हैं? ये तो एलिमेंट के हैं ना। हाइड्रोजन इधर एलिमेंट है, यहां पे ऑक्सीजन एलिमेंट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ जो है आ गई। तीसरा जो है हमारे पास और एक है O3। O3 क्या होता है? ओजोन। आपको पता है, आपने ओजोन लेयर पढ़ी होगी, वो एक्चुअल में O3। देखो O3 अब हम क्यों, O क्या है? O तो एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब है उस ओजोन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम की ग्रुपिंग से बनता है। कितने एटम से? 3 एटम। इसलिए जो एटम का जो ग्रुप होता है, एटम का जो है वो जो ग्रुपिंग होती है, अब देखो अगर 3 एटम के यहां पे 3 एटम मिलते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ एटम बनता है, तो उससे क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल। किसका? O3 का, यानी ये जो ओजोन का। ओजोन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, वो क्या है? O3। अब 3 का मतलब है अगर 2 होगा तो 2 एटम, 3 होगा तो इसका मतलब है उसमें 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि जो है हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है। यानी मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप। अब वो जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का जो ग्रुप होगा, अब चाहे वो एलिमेंट के एटम्स का ग्रुप हो या कंपाउंड के एटम्स का ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो आपको आ गई एग्जांपल, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आप समझाता हूं। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, देखो सबसे पहले मैं कंपाउंड उठाऊंगा। देखो कंपाउंड एक मैं लूंगा, एक है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक लूंगा मैं वाटर, एक लूंगा अमोनिया NH3। तो ये क्या है? कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? देखो इधर कार्बन एलिमेंट है, इधर ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनेगा? कंपाउंड। इधर हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनेगा? कंपाउंड। इधर नाइट्रोजन एलिमेंट है, इधर हाइड्रोजन एलिमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड। ये तीनों हमारे पास कंपाउंड है। लेकिन अभी कंपाउंड में मॉलिक्यूल क्या चीज है? मॉलिक्यूल जो इनकी एटम की जो ग्रुपिंग बनेगी ना, जिसे ये पूरा सबस्टेंस देखने को मिलेगा, एटम्स की क्या बनती है? ग्रुपिंग बनती है। वही एटम की ग्रुपिंग जो है वो मॉलिक्यूल कहलाती है। वो एटम की ग्रुपिंग एलिमेंट में भी होगी, वो एटम की ग्रुपिंग जो है वो कंपाउंड में भी होगी। अब देखो CO2, इसका मतलब क्या है? CO2 का मतलब है यहां पे ऑक्सीजन के जो है 2 एटम्स हैं और जो है कार्बन का जो है 1 एटम है। जब कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो क्या बनेगा? वो एक मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ एटम क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है। तो वो एक मॉलिक्यूल बनेगा। किसका मॉलिक्यूल बनेगा? कंपाउंड का। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि आपको समझ आ गई कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ एटम्स। अब वो चाहे एलिमेंट हो, उनमें भी एटम्स की ग्रुपिंग होती है, चाहे वो कंपाउंड हो, उनमें भी एटम्स की ग्रुपिंग होती है। तो दूसरा क्या आ गया? H2O। H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के समझो 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल। क्योंकि ग्रुपिंग हुई ना किनकी? एटम्स की। तो जो एटम्स की ग्रुपिंग है वही तो मॉलिक्यूल है। अब यहां पे बन गया एक मॉलिक्यूल। क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल। किसका? कंपाउंड का। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारे पास यानी H2O वाटर है। उसी तरह से NH3। NH3 क्या? किसका फार्मूला है? अमोनिया। तो अमोनिया जो है क्या है? एक कंपाउंड है, लेकिन ये किससे मिलकर बनता है? कैसे ग्रुपिंग होती है यहां पे? ठीक है ना? यहां पे एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। तो क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। किसका मॉलिक्यूल बना? इस कंपाउंड का। इसका मतलब है चाहे एलिमेंट हो, उसमें भी ग्रुपिंग होगी। एक ग्रुपिंग होगी एटम्स की, एक ग्रुपिंग, 2 ग्रुपिंग, मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन वगैरह, फिर जाके वो पूरा एलिमेंट तैयार होता है। या चाहे कंपाउंड हो, उसमें भी ग्रुपिंग होगी। किसकी? उसमें भी ग्रुपिंग होगी। किसकी? एटम्स की। एक ग्रुपिंग, 2 ग्रुपिंग, 3 ग्रुपिंग, मिलियन, ट्रिलियन, तब जाके वो आपका कंपाउंड तैयार होगा। इसलिए हमें पता चला मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल
ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, चाहे वो एलिमेंट्स के एटम्स का ग्रुप हो या कंपाउंड के एटम्स का ग्रुप हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई और ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की भी दो किस्में हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और अब जो यहां से आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया, फिर इसको आप मजीद पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज को एलोबरेट करने के लिए आप जब 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से ये तमाम चीजें दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करो। मेरा फेसबुक पेज जो है साहिबजादा शहरयार शाहीन है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है साहिबजादा शहरयार शाहीन जीके टीचर यानी जनरल नॉलेज टीचर है। तो मैं तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। तो इसी YouTube के ऊपर जो है हम अलग अलग प्ले लिस्ट में जो हम वीडियोस डालेंगे, आपकी जो डिमांड होगी, जो टॉपिक होगी, उस पर मैं रिसर्च करके जो है आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।